अहम खबर आपको बता दें, मॉनसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया रामपथ। अयोध्या के रामपथ में कई जगहों पर सड़कें धंस गई हैं। ये देखिए तस्वीरें, सदाकतगंज अयोध्या धाम के बीच एक दो नहीं, कुल 11 जगहें ऐसी हैं जहां पर सड़कें धंस गई हैं। शहादतगंज, हनुमानगढ़ी, रकाबगंज में सड़क धंसी है। कुछ महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ था ये रामपथ, और इसकी हालत क्या है ये आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे रामपथ पर हो गए हैं कि गाड़ियां अगर इसमें फंस जाएं तो निकालना मुश्किल हो जाए। तस्वीरें आप देखिए, वो रामपथ जिसे बनाने में अरबों रुपए खर्च किए गए, मॉनसून की पहली बारिश, और अभी तो ये प्री मॉनसून बारिश कही जा रही है। मॉनसून तो अभी एक तरह से आया ही नहीं है। पहली बारिश में सड़कों का ये हाल हो गया, रामपथ का ये हाल हो गया। ये क्या कहा जा सकता है कि अयोध्या में बीजेपी की हार के गड्ढे हैं ये जो इस वक्त नजर आ रहे हैं। रामपथ की सड़क का हाल क्या है ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। एक दो जगह की बात नहीं, 11-12 जगहों पर रामपथ में यही गड्ढे नजर आ रहे हैं। रोड मरम्मत कुछ चल रहा था, रोड की मरम्मत ठीक से न करने के कारण एक गाड़ी इसमें गिरी और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ये नगर निगम के कार्यों की पोल है, देख लीजिए इसको। रात से बारिश हो रही है, पहली बारिश के ये हाल है, पूरे शहर के यही हाल है, हर तरफ गड्ढे खोदे जा रहे हैं। बोले तो हमारे पास 4 फुट पानी भरा हुआ था। हमने वहाँ पे शिकायत इसमें किया कि अतिक्रमण आगे है, आप उसको उसमें अतिक्रमण हटा दीजिए। अतिक्रमण हटा दिए, सबको सुख होगा, किसी के पानी अंदर जाएगा ही नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया हमारा। तो स्थानीय लोगों की बातें आपने सुनी और अब पूरा मामला समझिए। रामपथ पर शहादतगंज से अयोध्या तक कई जगह सड़क धंसने की तस्वीरें सामने आई हैं और शहादतगंज, हनुमानगढ़ी और रकाबगंज के बीच सड़क धंसने की खबर है। दावा क्या है ये भी हम देखिए। दावा है कि पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने गिट्टी और मिट्टी भरकर कई जगहों पर गड्ढे ढकने की कोशिश की। बड़ी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया रामपथ, यही बड़ा सवाल है। पहली बारिश में क्या हाल हुआ तो देखिए, शहादतगंज से अयोध्या तक कई जगह सड़क धंस गई और शहादतगंज रकाबगंज के बीच 11 जगह, एक दो नहीं 11 जगह ऐसी तस्वीरें आई जहां पर सड़क धंसी हुई मिली। जी हां, पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। करोड़ों अरबों की लागत से तैयार हुआ ये रामपथ। 13 किलोमीटर के रामपथ में करीब 20 जगहों पर गड्ढे की तस्वीरें सामने आई हैं। लोग कह रहे हैं ये क्या बनाया है, भ्रष्टाचार किस लेवल पर हुआ है कि यह हालत हो गई पहली बारिश में ही। पहली बारिश में ऐसा हाल। शहादतगंज से अयोध्या धाम तक सड़क का हाल पूरी तरह से बेहाल नजर आ रहा है। ऐसे में यह सवाल अपने आप में लाजमी है कि भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ गया रामपथ, क्योंकि ये तस्वीरें कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही हैं। रामपथ को लेकर अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं ये जानने के लिए उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज झा ने। उनका बयान भी सुनिए। 13 किलोमीटर की सड़क है और इस सड़क में ये गड्ढे थे। पहली बारिश के साथ ही ये यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हुआ, उस गड्ढे को फिर रातों रात पाट दिया गया। और अगर रामपथ पर चले, करीब 311 करोड़ रुपए से ये रामपथ बना था। तो सामने भी देखिए नीचे वहाँ पर एक गड्ढा था जिसको रातों रात वहाँ पर मरम्मत करके पाट दिया गया। ऐसे गड्ढे एक या दो नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे गड्ढे इस रास्ते में हैं। आप लोग अयोध्या के रहने वाले हैं, ये गड्ढे थे, फिर गड्ढे कैसे भर गए? तो अभी इधर हुए हैं, जल्दी में बना है। अब बना है किस तरीके से भगवान जाने, मगर ये है कि एक ही उसमें जो है बरसात में ये देखने को मिल गया। जब असली बारिश होगी, मानसून की बारिश, तब क्या होगा? तब तो भगवान जाने, राम जाने, प्रभु राम जाने। आप लोग तो यहीं आते जाते देख रहे होंगे। सामने घर है हमारा, हम तो देख ही रहे थे। ये क्या हुआ था यहाँ पर, जरा पूरी बात बताइए। ये रात भर बारिश हुई, उसके बाद जो है सुबह ये अपने आप रोड जो है धसी, बाइक वाला गया तो हल्का सा धस गया। तो उसके बाद बाइक वाला जल्दी से निकल गया, उसके बाद रोका जाने लगा कि जो रुक जाइए। ये सामने चंदन वाला था तो इसने जो है गत्ता फॉर्म का ला करके रख दिया उसके ऊपर, कहा कि जो है रुक जाइए। तो सारी कुछ गाड़ियाँ रुक रही थी, कुछ तो आ जा रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे जितनी दूर में घेरा था उतनी दूर में अपने आप धीरे धीरे करके छोड़ करके वो बैठ गया। बैठा तो पूरा एकदम खूब गहरा था गड्ढा। उसके बाद वहाँ धंसा, फिर उधर धंसा, फिर उधर धंसा। बहुत सारे गड्ढे थे। यहाँ 5-6 जगह धंसे हैं। एक जगह तो गाय भी गिर गई है। तो ये तो पहली बारिश थी, और जब असली बारिश होगी तब
आप देखिए एक घंटे की, ये एक रात की बारिश थी। 1 घंटे की बारिश का ये हाल है। 1 घंटे की बारिश का ये हाल। अगर 24 घंटा बारिश हो जाए मेरे हिसाब से तो पूरी ये रोडें धंसने लगेंगी। तो रामपथ है ना, ये रामपथ है, मगर योगी जी तो कहीं ना, अगर 5 साल तक की ये रोड में कुछ हुआ उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो ठेकेदार हैं। हुआ 1-1.5 घंटे बाद जो है आकर के तुरंत यहाँ एक ट्राली बालू डाले, फिर एक ट्राली गिट्टी ला के डाले, फिर जेसीबी से बराबर करा के छोड़ दिए वैसे। देखिए, हमारे सहयोगी पंकज झा की अयोध्या से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। पंकज हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से लाइव भी मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ अवधेश कुमार जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास ही आता हूं। ये तस्वीरें क्या कहानी कह रही हैं अयोध्या की? अयोध्या अब तो आपकी पार्टी के सांसद का संसदीय क्षेत्र है और रामपथ जो तैयार हुआ अरबों रुपए की लागत से, विकास को लेकर अयोध्या के क्या क्या दावे किए गए और हकीकत पहली बारिश में ही सामने आ गई। इतने सारे गड्ढे। समीर जी, एक कहावत है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का महाघोटाला, भारतीय जनता पार्टी का महाभ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी के जो दिमाग के गड्ढे हैं, जनता ने उसे भरने का प्रयास किया। आपने अपनी रिपोर्ट में खुद बताया 13 किलोमीटर की सड़क में 20 गड्ढे। आप समझिए, कोई ऐसा किलोमीटर नहीं जिसमें 1 या 1.5 गड्ढे ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी उत्तर प्रदेश में 2017 से आपने सुना होगा कि गड्ढा मुक्त सड़कें बना रही हैं। मुझे लगता है 5 साल और निकल गया, कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई। उसके बाद इस नए कार्यकाल में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में रामपथ का निर्माण किया जाने लगा, तो जो रामपथ जैसे सड़कों पर भ्रष्टाचार को अंजाम दे दे, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पार्टी, ऐसे ठेकेदार के बारे में आप क्या कह सकते हैं जो भगवान राम को नहीं छोड़ रहे हैं? वो देश की जनता को क्या छोड़ेंगे, देश के व्यापारी को क्या छोड़ेंगे, देश के किसान को क्या छोड़ेंगे, देश की मीडिया को क्या छोड़ेंगे? इस देश में कोई बचा नहीं होगा। नीट के पेपर अलग लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार वहां पे व्याप्त है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नाक से लेकर के पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वो चाहे आप पेपर लीक के मामले को देख लीजिए, चाहे आप पीडब्ल्यूडी के मामले को देख लीजिए, चाहे आप लखनऊ नगर निगम की बात कर लीजिए, चाहे एलडीए की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी विभाग को आप देख लीजिए, आप स्वास्थ्य विभाग को देख लीजिए। डिप्टी सीएम ने खुद कहा था कि अस्पतालों की हालत ऐसी है, लोग जा नहीं सकते हैं। तो अब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं आप अयोध्या को लेकर भी। पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज झा जुड़े हुए हैं, मौजूद है वहीं पर। पंकज, हुआ क्या? कहीं कोई सफाई आई? देखिए, तस्वीरें तो आ गई, लोगों की बातें भी आ गई और अब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से करप्शन के आरोप भी लग गए, लेकिन वहां पर जो लोग जिम्मेदार थे रामपथ को बनाने, उसको मेंटेन करने के लिए, उनकी तरफ से कोई बात आई, कोई पक्ष आया क्या? देखिए, इसमें जो रामपथ जिसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, और ये आपको बताऊं कि एक प्राइवेट कंपनी को पीडब्ल्यूडी की तरफ से दिया गया था, और जो नियम होता है ये है कि सड़क बनाने के साथ साथ रोड के मेंटेनेंस का काम भी अगले 5 सालों तक उसी कंपनी के पास होता है। अभी इसमें सरकार ने उस कंपनी को नोटिस दिया या फिर उसकी सिक्योरिटी को डिपॉजिट कर दिया, उससे पैसा वापस ले रहे, ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी समीक्षा की जा रही है। हाँ, ये बात ज़रूर हुआ है कि गड्ढे हो रहे थे, गड्ढे होने के बाद बहुत किरकिरी हो रही थी कि अयोध्या में आखिर रामपथ में कैसे सड़कें हो गई हैं, उसमें गड्ढे ही गड्ढे। तो उन सड़कों को, उन गड्ढों को पाट दिया गया है। जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, अयोध्या रेलवे स्टेशन, जहाँ बाउंड्री वाल सामने का बिल्कुल गिर गया है, उसके बारे में नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से सफाई आई है कि आगे की जो लैंड है वो प्राइवेट लोगों की लैंड है, वहाँ खुदाई हो रही थी, जल भराव हो गया था, तो इसीलिए बाउंड्री वाल गिर गई। पर ये सब बातें तो पहले से ही बाउंड्री वाल बनाते वक्त भी रेलवे को पता रहा होगा कि आगे की ज़मीन जो है नीचे है, वहाँ जल भराव हो सकता है। अब एक तरीके से कुल मिलाकर देखें तो आगे बढ़ने के बजाय ये जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, खामियाँ हुई हैं, उन पर लीपा पोती की कोशिश ज़्यादा हो रही है, ना कि आगे बढ़ने की, कानूनी कार्रवाई करने की कोशिशें होती मुझे दिख कम रही हैं। बिल्कुल, लीपा पोती की कोशिशें ज्यादा नजर आती हैं। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश जी, ये किसका नतीजा और अपने आप में ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि रामनगरी अयोध्या में भगवान राम के नाम पर एक राम पथ का निर्माण किया जाता है और पहली बारिश में उसकी पोल खुल जाती है, यानी इस प्रोजेक्ट में भी भ्रष्टाचार हो गया। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है। तात्कालिक रूप से जो तस्वीरें हैं वो जरा दिल दहलाने वाली है, क्योंकि जिस कल्पना से अयोध्या का नवनिर्माण किया गया कि विश्व का एक प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल बनेगा, पूरे विश्व से लोग आएंगे, उसी तरह वहाँ एयरपोर्ट, उसी तरह
वहाँ रेलवे स्टेशन, उसी तरह की सुविधाएं, चारों तरफ होटलों का निर्माण, सब कुछ चल रहा है। अभी अयोध्या निर्माण के प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। तो एक मुख्य सड़क का ये होना वो चिंता जरूर उत्पन्न करता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सत्ता बदलती है, व्यवस्था उस रूप में बदलती नहीं है। और जब आप एक टाइम बाउंड देते हैं कि इतने दिन में ही हमको बना के देना है, तो एक दृष्टि से तो बहुत अच्छा होता है कि एक टाइम बाउंड में बनवाते हैं। लेकिन उसके बाद इंजीनियर पर, सब पर प्रेशर होता है, उसी में फिर घर टूटते हैं लोगों के, फिर उसी में निर्माण होता है। तो जल्दी जल्दी में कुछ हुआ होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये ऐसे ही रहेगा, इस पर तो जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया है, उसके कारण क्या है। हम इसलिए ये देख रहे हैं कि आज अयोध्या को हम नए मानक पर देख रहे हैं। अगर 5 साल पहले के अयोध्या से तुलना करेंगे तो शायद हमारे लिए समस्या नहीं होती, क्योंकि अयोध्या जाने में बारिश में चलने की जगह नहीं होती थी। आप कहीं शौच जाना चाहें, हाथ धोना चाहें, तो अयोध्या में वो चीजें उपलब्ध ही नहीं थी। पूरे तीर्थ क्षेत्र में कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं था वहां। ये मेरा देखा हुआ है, मैंने उस पर लेख लिखे थे, टीवी पर भी ये सब बातें मैंने रखी थी। लेकिन आज की अयोध्या के लिए एक भी छिद्र होना, एक भी गड्ढा होना, वो जरूर समस्या पैदा करती है। लेकिन हमारे सामने 2 रिपोर्ट है, एक तो मंदिर की है और ये के है। मंदिर के बारे में ये स्पष्टीकरण हमारे सामने आया है कि मंदिर में बहुत सोच समझ के वास्तुकला के माध्यम से पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि माना यह गया कि गर्भगृह का पानी अवशोषित हो जाएगा और छत से टपक नहीं रहा है। क्योंकि मंडप ऊपर का खुला हुआ है, अभी निर्माण चल रहा है, कहीं कहीं सामान रखे हुए हैं, इसलिए कुछ पानी नीचे आ गए हैं। नहीं, लेकिन मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी, उन्होंने कहा कि गर्भगृह में टपक रहा है। हालांकि नृपेंद्र मिश्रा की राय इससे अलग है, वो कह रहे हैं गर्भगृह में नहीं, कहीं और टपका है पानी। नहीं, नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि हमने देखा है पानी नीचे आया है। पानी तो नीचे आया ही, लेकिन वो छत से टपका नहीं है कि छत चू रहा हो। वो बता रहे हैं कि चूंकि वो मंडप अभी खुला हुआ है, बन रहा है, कहीं उसमें निर्माण होने हैं, कुछ जगह उसमें वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है, कहीं पाइप रखा हुआ है, लेकिन कुल मिला के तो लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। देखिए, कुल मिला के अयोध्या से जो खबरें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के जितने भी दावे रहे हैं उसको लेकर बड़े सवाल पैदा कर रही है। प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियंका, यहां पर मूल प्रश्न यही है कि एक तरफ जो भव्य आयोजन हुआ, पूरे संसार ने देखा उसे, जो निर्माण हुआ उसे पूरे संसार ने देखा, और अब जो ये तस्वीरें आ रही हैं उसे भी पूरा संसार देख रहा है। देखिए रवि, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जो सरकार डबल इंजन की थी और कह रही थी कि न खाऊंगी न खाने दूंगी, ये गड्ढे आईना है भ्रष्टाचार का। राम पथ जो मंदिर के सिर्फ जो है प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही बना था, लगभग 13 किलोमीटर में 12 से ज्यादा गड्ढे हैं। ये अपने आप में एक शर्मनाक चीज है जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के ऊपर एक पूरी तरीके से एक प्रश्न चिन्ह लगाती है कि किस तरह से जो है निर्माण की जल्दबाजी रही या निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ। इन सारे तथ्यों को दिखाया जा रहा है, आज पूरा देश देख रहा है किस तरह से उनकी आस्था और उनके विश्वास के साथ भी खिलवाड़ हुई। और हकीकत यही नहीं है, सिर्फ आप देखिए कि रोड की बात नहीं है, वहां पे रेलवे स्टेशन की दीवार लगभग 10 किलोमीटर 20 मीटर लंबी दीवार पूरी तरह से ढह गई। और उसके बाद भी आप कहते हैं कि आप डबल इंजन की सरकार हैं और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो भ्रष्टाचार को आप पालन पोषण कर रहे हैं लगातार। मंदिर के अंदर की अगर बात की जाए तो सीधे सीधे, अगर चाहे आप मुख्य पुजारी सत्येंद्र जी की बात सुन लीजिए, चाहे आप जो है जो निर्माण के अध्यक्ष हैं उनकी बात सुन लीजिए, दोनों का मतलब तो यही है कि मंदिर का पूरा निर्माण हुआ नहीं और प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। और इस वक्त अयोध्या के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। ये आपके संसदीय क्षेत्र से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं अवधेश जी? जगह जगह गड्ढे रामपथ में नजर आ रहे हैं, वो रामपथ जो बड़े जोर शोर से, बड़े प्रचार के साथ तैयार किया गया, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, और अब जगह जगह उसी रामपथ में ये गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये क्या कहानी कह रहे हैं? ये भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। भ्रष्टाचार का उदाहरण है, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रामपथ, यूँ तो रामपथ की शुरुआत हमारे आवास शहादगंज जहाँ हम रहते हैं वहीं से हुई है, लेकिन ये जानकारियाँ मिल रही हैं, लोग आए भी हैं कि 10-15 जगह बैठ गया है, रामपथ बैठ गया है, और लोगों के घरों में पानी भी जा रहा है। एक गाड़ी फंस गई थी, लोग
काफ़ी इंजर्ड हुए, ये तमाम घटनाएं। और यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर दीवार जिसका माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया था वो भी गिर गई। और बरसात भी, अभी तो थोड़ी बरसात हुई है, बरसात की शुरुआत हुई है, और जब बरसात पूरी तरह से होगी तो ये रामपथ जो है कितना लोगों के लिए खतरनाक हो जाएगा। रामपथ का हम लोग स्वागत करते हैं, उसके निर्माण में सारे लोगों का सहयोग था, लोगों में कहीं कोई वो नहीं थी, लेकिन अब आप देख रहे हो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है। जो राम के नाम पर पथ बना हो उसमें भी भ्रष्टाचार दिखाई पड़े, और भ्रष्टाचार अपने आप इस बात का है कि थोड़ी ही पानी बरसने में सड़कें ढह गई हैं। ये सारे तो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। 29 तारीख को फैजाबाद जा रहा हूँ और ये देखूंगा, और इस पर जो है बहुत ही प्रभावी कार्रवाई की मांग करूंगा। ठीक है, आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन बतौर अयोध्या के सांसद सरकार से, चूंकि दावा यही है कि डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? तो अवधेश प्रसाद सांसद अयोध्या के हमसे बात कर रहे थे, और दोबारा अगर संपर्क हो जाएगा तो रवि और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब लेने की कोशिश की जाएगी उनसे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए हैं, कहा है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है जिसका ये नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए ये सारे सवाल अब उठाए जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अभी अयोध्या के सांसद महोदय हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन अब आप लोगों की तरफ से क्या मांग की जा रही है या क्या मांग की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए रवि जी, हम ये चाहते हैं कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और रामपथ जैसे प्रोजेक्ट में अगर भ्रष्टाचार हुआ है, इसका मतलब पूरे अयोध्या में जितने भी प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है या फिर कंप्लीट हो चुके हैं, वो चाहे आपके रेलवे स्टेशन की दीवार क्यों ना हो, चाहे आपका एयरपोर्ट क्यों ना हो, एयरपोर्ट में भी इस तरह की बातें आई थी। तो ओवरऑल मिला के ये देखा जाए कि अयोध्या के अंदर जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं उसमें बहुत ही बड़े भ्रष्टाचार की बदबू आती है। और मुझे लगता है कि इसकी अगर निष्पक्ष जांच होगी तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जो भी कंपनी काम करती है बिना ब्यूरोक्रेसी के या बिना सफेद पोस्ट की मदद के इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं कर सकती है। पूरा दुनिया जानता था कि रामपथ को पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, अगर उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण है, और वो संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंपनी वालों को दिया जा रहा है। इसकी जांच हो जानी चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आता हूं आपके पास। रामपथ विवाद के बीच एक और तस्वीर दरअसल सामने आई है, वो तस्वीर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से जुड़ी है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल गिर गई, जिसका अभी थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा में जिक्र भी हो रहा था, और आप देख सकते हैं कि पहली बारिश में यह हाल हुआ है। अयोध्या के विकास के लिए किए गए निर्माण पर इसीलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कोई एक दो तस्वीरें सामने नहीं आई हैं रामनगरी अयोध्या से। तस्वीरों का अंबार लगा हुआ है जो एक तरह से लगातार किस तरह से काम किया गया है इसकी पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल पहली बारिश में कैसे भरभरा कर गिर गई, ये आप देखिए तस्वीरें। वजह से बारिश की वजह से क्या हवा में चला ना, नीचे सपोर्ट नहीं है बगल में, इसलिए वो गिर गया। वो बगल में सपोर्ट रहता तो कुछ नहीं होता था, बगल सपोर्ट नहीं ना। ये रात में 12 बजे जो है बहुत से आंधी तूफान आए हैं। इस आंधी तूफानों में ये हमें लगता है कि बारिश से जो है वो सरक गई है, इस वजह से ये गिरी है। तो ये स्थिति है, और देखिए अब सवाल तो उन अधिकारियों या उन जिम्मेदार लोगों से किए जा रहे हैं जिन्होंने इस पूरे निर्माण कार्य को देखा। जिम्मेदार विभाग और उसके अफसरों की स्थिति आप देखिए कि अभी तक इस पर कोई वर्जन हमारे सामने नहीं आया है। तो कुछ अहम सवाल हैं, जरा उस पर भी गौर करिए। करोड़ों के खर्च के बाद पहली बारिश में ये सड़क धसी कैसे, ये दीवार गिरी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। क्या रामपथ का जल्दबाजी में निर्माण किया गया? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि कम समय था, एक टारगेट के तहत ये काम पूरा किया गया। और क्या निर्माण में खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया? गुणवत्ता जो है जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया उसकी काफी खराब थी। क्या निर्माण के तय मानकों का पालन नहीं किया गया?
और क्या रामपथ का धंसना सरकारी भ्रष्टाचार का एक बड़ा सबूत है? ये सारी बातें अपने आप में अब सरकार के लिए एक सिरदर्दी हैं, क्योंकि ये जवाब तो देना ही पड़ेगा सरकार को, ये जवाब तो देना पड़ेगा उन जिम्मेदार लोगों को। पंकज के पास चलेंगे हम। पंकज वहां मौजूद है। पंकज, यही बात बार बार पूछी जा रही कि कौन लोग थे जिन्होंने ये लापरवाही की होगी? इतने बड़े प्रोजेक्ट, इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, इतना चिर प्रतीक्षित प्रोजेक्ट, और उसमें पहली बारिश में ये पोल खुल गई। अगर अभी के हिसाब से देखें तो किन किन लोगों की जवाबदेही बनती नजर आ रही इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल वो आईने की तरह सब कुछ साफ है। अगर रेलवे स्टेशन के सामने की बाउंड्री वाल गिर जा रही है तो साफ है कि जो नॉर्दर्न रेलवे है उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब इसमें यह है कि जिम्मेदारी बनती है तो उसमें टोपी ट्रांसफ़र होता है, हमने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, और यही बात चल भी रही है। जैसे ही दीवार गिरने की बात आई है उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे से सफाई में कहा गया कि भाई सामने जो है वो प्राइवेट लैंड था, वहाँ जल भराव हो गया था, बाउंड्री वाल गिर गया। लेकिन आखिर ये सब देखने का, टेक्निकल चीज़ों का निरीक्षण करके और फिर बाउंड्री वाल बनाने का जिसकी भी जिम्मेदारी हो उस पर कार्रवाई हो, ताकि आगे इस तरह की चीज़ नहीं। रामपथ की जहाँ तक बात है, जिस प्राइवेट कंपनी को दिया गया, क्या प्राइवेट कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा? अगर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी, क्या जल्दबाजी में हुआ? ये सारी चीज़ों पर सरकार की तरफ से जो पक्ष आया है कि इन सब सारी चीज़ों की समीक्षा हो रही है और जो भी जिम्मेदार लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। प्रियंका जी, ऐसे वक्त में जब अयोध्या में बीजेपी हार की समीक्षा भी कर रही है, क्या यह सवाल आपको लाजमी नजर आता है कि अयोध्या में बीजेपी को सरकारी भ्रष्टाचार ने हराया? क्योंकि किस तरह का काम हो रहा था ये अयोध्या के लोग तो देख ही रहे होंगे। देखिए समय, चाहे वो राम मंदिर के आसपास परिसर की जमीन का जो इस तरह से खरीद फरोख्त हुई, उसमें भ्रष्टाचार तो सबसे पहले ही सामने आ चुका था। जिस तरह से जनता की जो जमीन ली गई उसका सही मुआवजा नहीं दिया गया, ये सारे मुद्दे तो पहले से ही चल रहे थे, पर सारे मुद्दों को दबाने की कोशिश लगातार करती रही। पर अब एक बारिश ने सरकार का जो पूरी तरीके से कहना चाहिए जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर कर दिया है। आज लगातार भ्रष्टाचार की खबरें आती रही पर सरकार उस पर उफ भी नहीं कर पाई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी को किसी के मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं तय की गई। ये उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वोट देती है, वोट लेती है। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ये जिम्मेदारी है, ये भ्रष्टाचार है, ये प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार है, सीधे सीधे कहा जाएगा, और प्रधानमंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी। इसका उत्तर अवधेश जी से भी लेने की कोशिश करते हैं। अवधेश जी, दो बातें हैं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कितना एम्बैरसिंग मोमेंट हुआ, और दूसरा, क्या सदन में विपक्ष के हाथ में एक और बड़ा मुद्दा लग गया? क्योंकि पिछली बार सदन में हमने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी के सांसदों को बहुत बोलते हुए देखा, तर्क रखते हुए देखा, वाहवाही करते हुए देखा। अब इस मुद्दे पर क्या विपक्ष के पास एक बड़ा विषय आ गया है बीजेपी को घेरने का, सरकार को घेरने का? देखिए, जो अभी राजनीतिक टिप्पणियां हो रही हैं उसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगा, विपक्ष तो उठाएगा, क्योंकि अयोध्या को बीजेपी ने जितना बड़ा इशू बनाया और जितना महिमा मंडित हुआ उसमें थोड़ी भी कमी होगी तो विपक्ष का उठाना आवश्यक है। अवधेश प्रसाद जी मिल्कीपुर से विधायक हैं, लंबे समय से वो भी अयोध्या के थे। मैं तो वहाँ जाता था, मैंने कभी एक बयान नहीं देखा अवधेश प्रसाद जी को कि निर्माण के समय और इसके संदर्भ में बयान दिया हो या कहीं धरना प्रदर्शन किया हो। मैं अयोध्या रेगुलर विजिट करने वाले व्यक्ति में से रहा हूँ, पंकज जी भी गए होंगे। तो ये सबकी जिम्मेवारी थी। सरकार भले बीजेपी की थी, लेकिन अयोध्या अगर दुनिया का केंद्र बन रहा है तो विपक्ष की भी, सत्ता पक्ष की, सबको उसका निगरानी करनी चाहिए। अवधेश जी, लेकिन जो पक्ष क्रेडिट ले रहा था, ठीक है, मैं उसी की जिम्मेदारी बनेगी। एकदम सही है, मैं उससे पूरी तरह आज अयोध्या से बीजेपी अगर हारी है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं कि इतने निर्माण, ये सब चीजें जो वहां हो रही थी तो लोगों ने देखा तो होगा ही कि कैसे। आपने खुद कहा है वहां लोगों के मुआवजे की समस्या थी, पुराने मंदिरों को उजाड़ा गया, जो बैरागी लोग थे, बहुत गरीब छोटे छोटे मंदिर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे पास वक्त इतना ही था। एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, स्पीकर चुनाव को लेकर अहम खबर है। ओम बिरला एनडीए के स्पीकर के लिए उम्मीदवार होंगे, स्पीकर पद के उम्मीदवार होंगे। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक, संसद भवन में यह बैठक हो रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक के लिए पहुंच गए हैं और बड़ी जानकारी सोर्सेस के हवाले से आ रही है कि ओम बिरला को रिपीट किया जाएगा। एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला ही होंगे। आमोद राय हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, क्या जानकारी मिल रही है? खबर यह आ रही है कि ओम बिरला ही एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार होंगे।
बिल्कुल, देखिए समीर, ओम बिरला के नाम को लेकर काफी दिन से चर्चा जरूर थी कि उनको दोबारा मौका दिया जा सकता है, लेकिन अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है, जानकारी मिल रही है सूत्रों से, उसके मुताबिक वही दोबारा रिपीट किए जा रहे हैं स्पीकर के तौर पे, और आम सहमति उनके नाम पर बनाने की जो कोशिश हो रही थी वो पूरी हो चुकी है। ओम बिरला अभी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह दोनों पहुंच चुके हैं। दोनों अभी थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी 10:30 बजे के आसपास, और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ये चारों लोग एक साथ बैठेंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि 11 बजे के आसपास उनका नामांकन की प्रक्रिया जो है उसको पूरी की जाएगी। बीजेपी में अभी तक ये नहीं बताया जा रहा था कि कौन स्पीकर होगा, अंत तक नहीं बताया गया, लेकिन अब जो जानकारी छन छन के आ रही है और सूत्र जो कंफर्म कर रहे हैं कि ओम बिरला नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। अच्छा आमोद, डिप्टी स्पीकर के पद के लिए भी कोई खबर है? बिल्कुल, देखिए जो चर्चा हो रही है उसके मुताबिक राजनाथ सिंह ने और किरण रिजिजू दोनों ने बात किया है विपक्षी दलों से, और जो सरकार है और बीजेपी है उसको कहीं ना कहीं इस बात का इल्म है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को अगर दिया जाए तो बेहतर ढंग से चलेगी लोकसभा की कार्रवाई, और इसलिए ये तय हो चुका है लगभग कि विपक्ष को बीजेपी डिप्टी स्पीकर पद देगी। तो क्या यह मान के चला जाए कि अगर डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्ष की बात मान ली जाती है तो स्पीकर पद के का चुनाव भी आम सहमति से ही होगा, कहीं कोई विवाद या कहीं कोई विरोध नहीं होगा? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि फिलहाल ऐसा कुछ अभी नहीं दिख रहा है कि विपक्ष की तरफ से कोई विरोध स्पीकर पद के लिए हो रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से पहले ही कहा गया था कि अगर आम सहमति से चुनाव होता है स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर पद अगर विपक्ष को मिलता है तो उनकी तरफ से कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया जाएगा, और उसी दिशा में कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल जो स्थिति है उसकी अगर समीक्षा करें, अगर सही बात उसको देखें तो बिना अपोजिशन के अनअपोज्ड स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो सकता है। जी, आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। एक तो ओम बिरला एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार होंगे, ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर आमोद राय ने बड़ी खबर दी है। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे सकती है भारतीय जनता पार्टी, ये खबर सामने आ रही है सोर्सेस के हवाले से। इसे लेकर कुछ और जानकारी देना चाहेंगे आप आमोद, क्योंकि ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिसका आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि डिप्टी स्पीकर का पद ऑपोजिशन के किसी नेता को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी स्पीकर का जहां तक बात है तो ऑपोजिशन को ये पद जाएगा तो उनको आत्ममंथन करके, चिंतन करके, उनको बैठक करके ये निर्णय लेना होगा कि कौन उनके तरफ से प्रत्याशी होगा। उस पर अभी बादल नहीं छटे हैं कि कौन होगा, लेकिन स्पीकर के पद की जहां तक बात करें तो वो लगभग साफ हो चुका है कि अब ओम बिरला जो पहले अध्यक्ष रहे हैं 5 साल और कार्यकाल उनका बेहतर रहा है, उन्हीं पर फिर दाव लगा रही है बीजेपी, ये तय हो चुका है। और थोड़ी देर में इसके ऐलान भी कर दिया जाएगा और थोड़ी ही देर में उनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमोद राय हमारे साथ जुड़ने के लिए। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त की बड़ी खबर हमें बताते हुए कि एक तो एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला ही होंगे, यानी ओम बिरला को एक बार फिर रिपीट किया जा रहा है, ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। और दूसरी अहम खबर डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर, जिसके मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को देगी डिप्टी स्पीकर का पद, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर यह महत्वपूर्ण खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला होंगे और डिप्टी स्पीकर का पद ऑपोजिशन के किसी लीडर को दिया जाएगा। अब ऑपोजिशन को यह तय करना है कि डिप्टी स्पीकर के पद के लिए किस नेता का चुनाव किया जाता है। तो देखिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर दो बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। पहली बात, स्पीकर पद को लेकर तो एनडीए में आम सहमति के साथ ओम बिरला को एक बार फिर से स्पीकर बनाने की सहमति बन गई है, मंजूरी हो गई है, और एनडीए की तरफ से यानी कि जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से ओम बिरला एक बार फिर से स्पीकर बनाए जाएंगे, ये उम्मीदवार के तौर पर उनको उतारा जाएगा। अब दूसरी बात ये थी कि क्या स्पीकर को लेकर विपक्ष की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज कराएगी, इसको लेकर डिप्टी स्पीकर के नाम पर बात थी। अब जानकारी ये भी आ रही है कि डिप्टी स्पीकर को का पद जो है विपक्ष को देने पर सहमति है, और ऐसे में इस बात का अनुमान जताया जा रहा है कि दोनों पदों के लिए जो चयन है वो आम सहमति के साथ बिना किसी विवाद के साथ हो जाएगा।